नमस्कार दोस्तों। 23 जनवरी 2022 को होने वाली बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जीएस वाणी में यह श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला का एक छठा वीडियो है। हमने अभी तक देखा हर्यक वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, गुप्तोत्तर वंश, परवर्ती गुप्त। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं बिहार के इतिहास में पाल वंश बड़ा महत्व रखता है। पाल वंश से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पिछले वाली वीडियो में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो अचानक बंद हो गई थी, तो इसलिए हम यहाँ अंतिम प्रश्न पे हम बोले थे शशांक के बारे में, वो दिया हुआ है, आप जान सकते हैं। सबसे क्रूर शासकों में इसे माना जाता था। बंगाल में गौड़ नामक स्थान का शासक हुआ करता था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और यह बुद्धों से बहुत चिढ़ता था, बौद्ध भिक्षुओं वगैरह से, धर्मांध व्यक्ति था। आते हैं कालीन बिहार की बात करते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद हर्ष एक अंतिम ऐसा राजा था जिसने पूरे भारत को एक छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया। उसने एक केंद्र की सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। उसके विघटन पर 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में पूर्वी भारत में, आपका पूर्वी भारत आपको पता होगा, अगर आपको मानचित्र में ये चीज़ें याद आ रही हैं तो जो आपका बंगाल है, बिहार है, कुछ उड़ीसा का हिस्सा, ये सारे पूर्वी भारत के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पाल वंश का अभ्युदय होता है, पाल वंश यहाँ पे स्थापित होता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है, जो बड़ा ही प्रतापी शासक था और बहुत जल्दी उसने अपने साम्राज्य को एक बड़े स्तर पर स्थापित कर दिया और स्वयं को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहा। पाल शासकों ने कन्नौज पर भी अधिकार के लिए संघर्ष में भाग लिया था। कन्नौज पर अक्सर जो है कब्जा करने के लिए चलता रहता था युद्ध। इसमें जो है त्रिपक्षीय युद्ध से एक संबंधित है। आपको यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताइए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल होते थे उसमें। तो उसके बाद यहाँ कुल मिला के धर्मपाल जो आगे शासक आता है, 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में कन्नौज पर आक्रमण किया उसने चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त करके भव्य दरबार बनाया और उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की उसने। उत्तरापथ स्वामी मतलब कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। आप चाहे उत्तर से दक्षिण व्यापार करें या पूर्व से पश्चिम व्यापार करें, कन्नौज एक ऐसा बिंदु होता था। जैसे पहले बहुत अच्छी सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो इसके लिए कुछ ऐसे सुरक्षित मार्ग होते थे जहाँ से व्यापारी व्यापार करना पसंद करते थे और वे सुरक्षित मार्ग जिस राजा के कंट्रोल में होते थे, जिस राजा के अधिकार क्षेत्र में आते थे, उसे पर्याप्त मात्रा में टैक्स वगैरह प्राप्त होता था। इसलिए कहीं न कहीं इन मार्गों को लेके या उस क्षेत्र को लेके इन तीन लोगों में, तीन राज्यों में अक्सर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो हम आपको होमवर्क दें, आप बता सकते हैं कमेंट में। तो जो उस मार्ग पे कब्जा कर लिया उसके बाद उत्तरापथ स्वामी का उसने अपने आप को नाम दे दिया। तो यहाँ फिलहाल हम बहुविकल्पी टाइप प्रश्नों के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए इसे हम विस्तृत चर्चा का रूप नहीं देना चाहते हैं। इस पर अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इससे हम इसी पे एक डिटेल में वीडियो लाएंगे जो आपको पूरे इतिहास के बारे में लाएंगे, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, चाहे आपका मॉडर्न इंडिया हो, और उसमें हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा वो पूछे जाते हैं, हर साल उनको पुनरावृत्ति होती है। तो आइए देखते हैं पालकालीन बिहार के बारे में देखते हैं। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र में निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था शिक्षा केंद्र? तो ये कहाँ अवस्थित था? बिहार में, ओदंतपुरी बिहार में स्थित था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। 750 से 770 ईस्वी तक इनका शासन रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो वह पाल वंश के शासक ने किया था। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो ये कहाँ था? ये भागलपुर में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था कौन था? हर्ष, धर्मपाल, देवपाल, ये तीनों शासकों ने वहाँ पे अनुदान दिए थे। क्योंकि देखिए उस समय की स्थिति ऐसी थी कि अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखें या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से और पीछे चले जाइए, वैदिक काल में चले जाइए, तो आप देखे होंगे, अगर महाभारत रामायण के अभी आप देखे होंगे सीरियल में, तो उनमें भी दिखाया जाता है। सामान्यतः क्या होता था कि जो राजकुमार वगैरह होते थे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे
और गुरुकुल में पढ़ते थे। अब गुरुकुल का जो खर्च होता था, जो गुरुकुल का अनुदान वगैरह जो दिया जाता था, वो राजाओं द्वारा ही दिया जाता था। राजा उनको संरक्षण प्रदान करते थे। आप देखेंगे धीरे धीरे गुरुकुल परंपरा का जो पतन हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी रही कि कहीं न कहीं भारतीय जो राजा थे वो खुद पतन की ओर अग्रसर हो गए। और भारतीय राजाओं का पतन की ओर अग्रसर होना, विदेशी आक्रमण होना, विदेशियों का यहाँ वर्चस्व होना, कहीं न कहीं हमारी गुरुकुल परंपरा को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ये बहुत वजह थी इसकी। और चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो कोई धर्म हो, जब किसी शासक का या प्रशासक का उसे संरक्षण प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं वो फलता फूलता है। आप स्वयं भी देख सकते हैं आधुनिक काल में भी अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी है तो वह जिस धर्म विशेष से संबंध रखती है या फिर कुछ होते हैं कि झुकाव होता है किसी धर्म विशेष के प्रति, संगठन के प्रति, तो कहीं न कहीं उस धर्म या संगठन में थोड़ा बहुत उन्माद देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, हालाँकि ये बहुत विवादित विषय है, इस पे कुछ भी कहना उचित नहीं है। तो आते हैं हम पॉइंट पे अपने। मुंगेर, बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? देवपाल था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? महायान को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था, और 5 गांव दान दिया था उसके भरण पोषण के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था? धर्मपाल ने दिया था। किस शासक ने उदंतपुरी, बिहार शरीफ में स्थित था, में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? किसने? गोपाल ने करवाया था। किस काल में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? कब हुआ था ये पाल युग में हुआ था। पाल युग की विशेषता थी कि उस समय कांस्य का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता था, और मूर्तियों वगैरह के निर्माण में कांस्य, जो पाल युगीन शासक थे, उन्होंने बड़ा संरक्षण दिया था ऐसे कारीगरों को। और उस समय गौतम बुद्ध, हिंदू देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं चमकीले काले पत्थर के द्वारा वो बनाई जाती थी। और शैलेंद्र वंशी शासक ने जो देवपाल में नालंदा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण की अनुमति प्राप्त थी, ये अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो कहीं न कहीं पाल वंश ने धर्म को भी संरक्षण दिया है, और इन्होंने शिक्षा पे, संस्कृति पे विशेष ध्यान दिया था। तो कहीं न कहीं गुप्त युग की तरह यहाँ भी कला एवं संस्कृति को आश्रय प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखते हैं बिहार में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण में इस शैली में निर्णायक देन थी, किसकी थी? तो धीमन एवं बिठपाल की थी। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो वे नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? नालंदा एवं कुम्भहार, गया से मिलता है। एक कुकरिहार लिखा है, कहीं कुम्भहार भी मिलता है गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुझे खुद इस पर डाउट है। और यहाँ बहुत सारे जो है वर्तनीय अशुद्धियाँ भी देखने को मिल रही हैं इस बुक में। इस बार का जो संस्करण है वो काफ़ी अशुद्धियों के साथ आया है। फिलहाल मैं हमेशा जैसा बोला हूँ आपको शुद्ध करके ही बताऊँगा। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल समकालीन थे। किसके समकालीन थे? धर्मपाल और देवपाल के। सॉरी। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र के रूप कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। कहाँ से प्रसारित करते थे? पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मगध को कहा जाता था। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? कहाँ करवाया था? नालंदा में करवाया था। अब अगला वंश देखते हैं। जैसा कि पहले बता चुका कि हर्ष के बाद कोई ऐसा राजवंश नहीं आया जो एक लंबे समय तक शासन कर सके और क्षेत्र को एक छत्र के नीचे स्थापित कर सके। तो यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश आते रहे थे। इसमें पाल भी बहुत बड़ा नहीं था। और उसके बाद मिथिला के कर्नाट आते हैं, जो मिथिला उनका मुख्य केंद्र था शासन करने का। तो 11वीं शताब्दी के अंत तक पालों की सत्ता बिहार में पतनशील होने लगी। उस समय तक इनका पतन का स्थिति हो गया। रामपाल के शासनकाल में 1097 से 98 ईस्वी में तिरहुत क्षेत्रता में कर्नाट राज्य का उदय होता है। कर्नाट राज्य का इसका जो संस्थापक था वो नन्यदेव था। इसकी चर्चा महान शासक के रूप में होती है। यह भी पाल वंश के संस्थापक गोपाल की तरह ही था, ठीक है। और इनका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक साबित हुआ। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल के तराई पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। कर्नाट वंशी शासक नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ होता रहा है, ठीक है। इसी कारण नरसिंह देव द्वारा तुर्कों के
साथ सहयोग किया गया। यानी कि जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो नरसिंहदेव ने सेन शासकों के प्रतिरोध के तौर पे, उनसे बदला लेने के तौर पे उन्होंने उनका सहयोग किया था। और बख्तियार खिलजी जब बिहार अभियान पे आया था, नालंदा वगैरह क्षेत्र को जो उसने जलाया वगैरह, तो उसमें भी नरसिंहदेव उसमें शामिल थे, उन्होंने उनका सहयोग किया था। हालांकि ये बड़ा शर्मनाक रहा है, लेकिन उस समय की तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार ही हमें किसी की आलोचना करनी चाहिए, चाहे वो कोई राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो उस समय के शासक रहे हों। हमें आधुनिक समय के आज के तर्कों के आधार पर उन्हें खरा उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियां कुछ और थी, तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, कैसी थी, उन्होंने क्यों ऐसा निर्णय लिया, क्या कैसे, वो चीज़ें डिबेट का विषय हैं, विवाद का विषय है, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो हम मिथिला के कर्नाट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के शासनकाल में। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? अभी अभी मैंने बोला नन्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह अंतिम शासक था। चूँकि हरि सिंह बाद में पराजित होता है और ये पराजित होने के बाद ये भाग जाता है जो है नेपाल वगैरह के क्षेत्र में, तराई क्षेत्रों में। हालांकि बहुत ही कहा जाता है हरि सिंह के बारे में कि बड़ा ही कल्याणकारी कार्य करते थे, हमेशा जनता के पक्ष में रहते थे, समाज सेवा में काफ़ी समय तक संलग्न रहे, लेकिन सत्ता से दूर हटके, सत्ता इनके हाथ में नहीं रही। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? पूर्णतः 1378 ईस्वी में होता है। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो पंजी प्रबंध का विकास जो कर्नाट शासक के समय हुआ, और ये भी हरि सिंह के समय ही माना जाता है कि पंजी प्रबंध का विकास होता है। पंजी प्रबंध के बारे में मैं डिटेल ज़्यादा नहीं जानता, चूँकि बिहार विशेष का वो है और उसके बारे में इतना भी, मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसके मैं आपको ज़रूर इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये पूछने का कोई औचित्य भी नहीं है, इस तरह के प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपको हरेक वंश के पूछा जा सकता है, या मगध के पूछा जाएगा, गुप्त पूछा जाएगा, गुप्तोत्तर पूछा जाएगा, पाल तक पूछा जाता है ज़्यादातर। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, कब आया था वो? 1234 ईस्वी में आया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंहदेव का शासन था। अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने बताया था, नरसिंहदेव जिनका जो है सेन शासकों के साथ हमेशा टकराव चलता रहता था, बंगाल के शासक सेन हुआ करते थे, तो ये क्या करते थे, ये इन्होंने तुर्कों की मदद की थी, तुर्कों की मदद की थी बदला की भावना से। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन का मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? वो विदेशी यात्री जो है धर्मस्वामिनी भी थे और मुल्ला तकिया भी थे। तारानाथ नहीं थे। तारानाथ एक तिब्बती जो है लेखक थे, इन्होंने तंग्यूर और कंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? राम सिंह देव थे। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो अभी अभी मैंने बोला हरि सिंह देव थे, ये महान समाज सुधारक में भी आते हैं। सत्ता से पदच्युत होने के बावजूद इन्होंने समाज सेवा का कार्य जारी रखा था। पंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? किसके? हरि सिंह देव के शासनकाल में। तो ये हमारे प्राचीन बिहार इतिहास का जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं उनका यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में हम मध्यकाल लेके प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि उपयोगी है, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके सफलता के लिए, तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करिए बाकी लोगों की सफलता के लिए। धन्यवाद।